हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। और जितने भी लोग आरआरबी जेई का एग्जाम देना चाहते हो, इसका मतलब साफ है कि आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आप लोग एसएससी का भी फॉर्म भरते होगे और एसएससी का भी और आरआरबी जेई का भी। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि दोनों का प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगा। काफी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो आरआरबी जेई के लिए अलग से प्रिपरेशन करते हैं और एसएससी जेई के लिए अलग से करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो करना है अच्छे से करना है। हीट एंड मास ट्रांसफर आपको मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा से बताऊंगा कि आपको दोनों जगह काम आएगा। और इसके अलावा भी मैकेनिकल का कोई एग्जाम देते हो तो वहां पे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और आज है आपका क्लास नंबर 1। तो ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को लिखने का कोशिश करना और याद करने का कोशिश करना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा। और फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किए हो कर लेना जा करके। सब कुछ अनलिमिटेड एजुकेशन के नाम से ही है। टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट, सारा कुछ अनलिमिटेड एजुकेशन के नाम से ही है। तो जो खोजोगे आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट है ना, तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग का कि सबसे पहले पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं कि देखो अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं, ठीक है, जो लोग बोलते हो कि व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा अच्छा है, आप लोग नहीं समझते हो, इस पे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल तक का क्वालिटी मिलेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज आफ्टर रिकॉर्डिंग एडिटिंग भी होता है, तो सारा फालतू टाइम को कट कर दिया जाता है, आप लोग डायरेक्ट देख लोगे। और व्हाइट बोर्ड पे नहीं होता है, पढ़ाना, इरेज करना, बोलना, बहुत सारा बात है, पेन चेंज करना, बहुत सारा बात है, डायग्राम बनाना, यहाँ पे सब कुछ आपका पहले से किया हुआ मिलेगा। तो ये अगर मान के चलो कोई ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक बात बताओ, अपन लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इस तरह से y = fx। इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको कभी ये पता चला है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखो, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको x एक्सिस पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट होता है उसको y एक्सिस पे रखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो मैं इस तरह से लिखता हूँ y = 5x², इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब यही हुआ, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y मेरा 0 आता है, अगर मैं x को 1 करता हूँ तो y मेरा 5 आता है। आप क्या देख रहे हो, x के वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए x को रखते हैं x एक्सिस पे और y को रखते हैं y एक्सिस पे। अब आप बोलोगे सर x y से समझ में नहीं आया, तो ये आप लोग पढ़े होगे, सबको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। तो ये भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्ट्रेन को x एक्सिस पे क्यों रखते हैं और स्ट्रेस को y एक्सिस पे क्यों रखते हैं। बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? बता देते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता। इसीलिए रखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता चलता है, हम लोग क्या मेजर करते हैं, इलोंगेशन मेजर करते हैं। जो हम लोगों का लेंथ है, डायमेट्रिकली या लेंथ के हिसाब से जो चेंज होता है उसको मेजर करते हैं। और उसको मेजर करने के बाद हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों को पहले स्ट्रेन मिलता है, उसके बाद स्ट्रेस मिलता है। मतलब अपन लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन। और यही रीजन है कि स्ट्रेन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और स्ट्रेस मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो ये फंडा आपको समझ में आया कि x एक्सिस पे क्या रखते हैं, x एक्सिस पे रखते हैं इंडिपेंडेंट और y एक्सिस पे क्या रखते हैं, y एक्सिस पे रखते हैं डिपेंडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन का। तो देखो, जैसे कि मैं प्रेशर के बारे में बात करता हूँ, प्रेशर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने P1 लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे, अगर मान के चलो इस एक्सिस पे मैं प्रेशर रखा हूँ और ये मान के चलो 5 मेगापास्कल है, ये मान के चलो 10 मेगापास्कल है, तो मैं अगर बोलूंगा कि P1 का वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे 10 मेगापास्कल, यहाँ से देख करके बोल दोगे। पॉइंट फंक्शन का ये मतलब होता है जैसे कि यहाँ से यहाँ पे चले गए, यहाँ से यहाँ पे चले गए, तो
ये जो पाथ फॉलो हुआ ना, ये जो पाथ फॉलो हुआ, इस पाथ पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसको इस पाथ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ का वैल्यू यहाँ को देख के निकालेंगे, यहाँ का वैल्यू यहाँ को देख के निकालेंगे, पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर मेरा पॉइंट फंक्शन हुआ। तो इसी तरह से हम लोगों का टेम्परेचर भी हो जाता है। चलो अब मैं बात करता हूँ वर्क डन के बारे में। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है बताओ? आप सभी लोगों को पता है कि वर्क डन जो होता है, मैं यहाँ थर्मोडायनामिक्स का बात कर रहा हूँ, तो PdV होता है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ऐसे करके करते हैं और मान के चलो ये P है और ये V है, और इस तरह से अगर कोई मैं लाइन कर देता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, मान के चलो इसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। 1 मिनट के लिए बस ऐसे ही समझो आप लोग, 1 मिनट के लिए इसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। अगर ये V2 है, ये V1 है, तो डेल V1 निकालेंगे, डेल V निकालेंगे, P रखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन में हम लोगों का पाथ कंसीडर हो रहा है, पाथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वर्क डन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वर्क डन मेरा पाथ फंक्शन हुआ। तो ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे पाथ, अगर यहाँ पे इसके जगह अगर मेरा ऐसा रहता तो हम ये एरिया कंसीडर करते, मतलब अपन लोगों को पाथ कंसीडर करना पड़ रहा है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम लोग इसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना के लिख लेना। तो देखो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है ताकि आपको टाइम ना लगे ज्यादा। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन वो होता है व्हेन टू प्रॉपर्टीज लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है, मतलब कहीं भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोले थे ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, etc। और पाथ फंक्शन क्या होता है, जो मेरा पाथ पे डिपेंड करता है, और जैसे कि वर्क डन, हीट। और एक मैं और एग्जाम्पल देता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये ग्राफ है और यहाँ पे P है और ये वॉल्यूम है, और इस तरह से करता हूं ऐसे, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, और अगर निकालना होगा तो हम लोग कह सकते हैं V2 माइनस V1 हम लोग कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके कर देंगे। मतलब अगर ऐसे करके मैं लिखता हूँ 1 से लेके 2 तक, तो इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पॉइंट फंक्शन का। पॉइंट फंक्शन को हम लोग पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरा 1 से 2 और dw रहता, ठीक है, तो क्या इसको W2 माइनस W1 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। और इसीलिए मेरा ये क्या हुआ, ये हुआ पाथ फंक्शन। तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि पॉइंट फंक्शन कौन है, पाथ फंक्शन कौन है। तो हीट और वर्क डन मेरा पाथ फंक्शन है, और प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मेरा पॉइंट फंक्शन है। कम से कम इतना को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखो टेम्परेचर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैंने टेम्परेचर और हीट करके एक चैप्टर बताया हुआ था आप लोगों को, और मोर देन 12 लेक्चर्स दिया हुआ था। अगर आप लोग वो लेक्चर देखे होगे तो आपको टेम्परेचर का हर एक लाइन आता होगा। फिर भी यहाँ पे देख लो, टेम्परेचर को अगर डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो द टेम्परेचर इज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिस्टिंग्विश्ड अ हॉट बॉडी फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी। इसका कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इसको हम लोग बस ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर एक ऐसा स्टेट है जो बताता है कि बॉडी मेरा हॉट है या बॉडी मेरा कोल्ड है, या अपन लोग हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को फील कर सकते हैं या एक दूसरे को अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। और एक क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है, कि हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए
कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर एक टाइप का थर्मोमीटर है जो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो इसको आप लोग स्टार मार करके लिख लो और इसको आप लोग रट जाना। हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है और हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गया। और अगर नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर थर्म वर्ड जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो अगर टेम्परेचर मेजर करने के लिए पूछा जाएगा तो थर्मोमीटर, और हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पूछा जाएगा तो पायरोमीटर। चलो इसके आगे बात करते हैं। एक आ जाता है वैक्यूम क्या है, वैक्यूम के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। वैक्यूम तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ प्रेशर। एब्सेंस ऑफ प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ प्रेशर। तो आप लोग इसको राइट कर लो, इट इज। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। और जब प्रेशर का बात हो ही गया है तो प्रेशर का एक क्वेश्चन जो कि बार बार आता है एग्जाम में और ये आपको आगे काम आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 1 बार जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल और पास्कल क्या होता है, प्रेशर का यूनिट है। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुआ, तो इसी को लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 बार इक्वल टू। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। ये जो सेक्शन है मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी कवर करने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखना। एक होता है जिसमें आप लोग को याद होगा, आप लोग काफी कंफ्यूज करते होंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान से समझना, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है ना। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। और एक होता है हीट, क्या, हीट। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो प्लस माइनस में भूल जाते हैं, वो प्लस माइनस में भूल जाते हैं। जैसे देखो मैं कैसे राइट करता हूँ, मैंने ऐसे राइट किया, ऐसे राइट किया, ध्यान से देखना। देखो अब इसको लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको याद कैसे करोगे, मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम लोग याद करेंगे हीट से, हम लोग याद करेंगे हीट से, वर्क से नहीं याद करेंगे, हीट से याद करेंगे। ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, मान करके चलो 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। इसमें कुछ है, ये हीट एक तरह का एनर्जी है, ये हीट एक तरह का एनर्जी है। मान के चलो 50 जूल मेरा इसमें हीट है और मैं इसमें ऐड किया, देखो यहाँ पे रिसीव्ड है ना, मैं इसमें ऐड किया 10 जूल। तो कॉमन सेंस लगाओ, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 जूल। क्या किए आप, ऐड किए, प्लस पॉजिटिव। तो हीट से याद करेंगे, हीट अगर रिसीव होता है तो पॉजिटिव होता है, तो सिंपल सा बात है, रिजेक्ट होगा तो निगेटिव होगा। और जब हीट याद हो जाएगा आपको, तब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे वर्क पे और अपोजिट करेंगे। मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो यहाँ पे ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो उसी तरह से बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ये समझ में आ रहा है। अगर इस तरह का मेरा कोई सिस्टम है तो ऑन द सिस्टम का मतलब ये हुआ, ऑन द सिस्टम, ऑन, और बाय द सिस्टम का मतलब ये हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे देखो, रिसीव बाय द सिस्टम और रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किए थे, रिसीव में प्लस किए थे, तो यहाँ पे रिसीव में माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या किए थे, रिजेक्ट में माइनस किए थे, तो यहाँ पे बाय में आपका प्लस होगा। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं। हीट से याद करना है, हीट से। हीट हम लोगों को आता है, हमारे ऊपर आया तो प्लस, तो उसी तरह वर्क डन हमारे ऊपर हुआ तो माइनस। हीट हमने दिया तो माइनस, वर्क डन हमने किया तो प्लस। समझ में आया। तो बस ये चीज आपको काफी ज्यादा याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपको आगे भी बार बार इसका यूज करोगे जब क्वेश्चन बनाओगे तो।
और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, निगेटिव, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके, तो आपको काम आ जाएगा। चलो इसके आगे बात करते हैं। देखो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या है, कहना क्या चाह रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको आप लोग याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करो, तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी तरह से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यही रीजन है कि जैसे कि हम लोग फैन चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम लोग बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम लोग हीटर जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे एनर्जी में होता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी तरह से उसका एक डिफिनीशन और भी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि अगर ये सिस्टम है और इसके बाहर सराउंडिंग हुआ ना, इसके बाहर सराउंडिंग हुआ, तो इसका कहना ये है कि अगर हम हीट सप्लाई करते हैं इस सराउंडिंग से सिस्टम पे, तो सिस्टम मेरा वर्क करता है। तो बस यही कह रहा है कि किसी साइकिल में किसी सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट ऐड किया जाता है तो वो सिस्टम मेरा वर्क करेगा और ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। Then the net heat supplied to the system from the surroundings is equal to the net work done by the system to the surrounding। सिंपल सा फंडा। कैसे अपन लोग 100 रुपीज देते हैं तो उसके रिटर्न में कुछ सामान लेते हैं, तो आपने दिया तो फिर आपको सामान मिला। उसी तरह से यहाँ है, आपने हीट एनर्जी दिया सिस्टम को तो सिस्टम आपको उसके बदले वर्क दिया। तो ये होता है मेरा। तो अभी हम लोग इतना ही बात करेंगे कि इक्वल होता है, रियल में इक्वल नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारा लॉसेज आ जाता है, फ्रिक्शन लॉस, बहुत सारा लॉस है। रियल में इक्वल नहीं होता, लेकिन लॉ के हिसाब से इक्वल होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग बात करते हैं अपना हीट एंड ट्रांसफर में धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर 3। कौन कौन? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोगों को तीनों के बारे में डिटेल्स में देखना है और ये 3 आपका चैप्टर हो गया और एक है हीट एक्सचेंजर। टोटल 4 चैप्टर ही हम लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये आपका 3 चैप्टर हो गया। रेडिएशन ये आपका 3 चैप्टर हो गया और एक चैप्टर आपका हो जाएगा हीट एक्सचेंजर। टोटल 4 चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोग मान करके चलो 12 to 15 क्लास कम से कम इसमें जाएगा और आपका ये अच्छे से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट लिखवा देता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। 3 पॉइंट, तो आप लोग लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट आपका ये है कि हीट जो है वो ऑलवेज फ्लो करता है लोअर डायरेक्शन के तरफ, लोअर ढाल के तरफ, इंक्लाइनेशन के तरफ। इधर जो जैसे आपका ये है, तो अगर आप वाटर रखोगे तो वाटर यहाँ से नीचे जाएगा ना, उसी तरह से मेरा हीट फ्लो करता है, हमेशा अपर से लोअर के तरफ फ्लो करता है। तो हीट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ, ये सब को आपको लिखना है। ये जो सोचोगे ना कि सुन करके कर लेंगे तो भैया ये टेक्निकल है, इतना आसान नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर,
ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। और इसके अलावा एक और लाइन लिखो जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहां से इस लाइन को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और हीट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे कंडक्शन के बारे में, कॉन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तीनों के बारे में लगातार देखेंगे वन बाय वन। और उसके बाद जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंडक्शन, तो फिर कंडक्शन के बारे में डिटेल्स से देखेंगे, फिर कन्वेक्शन के बारे में देखेंगे, फिर रेडिएशन के बारे में देखेंगे और फिर हीट एक्सचेंजर के बारे में देखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू को याद कर लेना है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस आप लोग इसको याद कर लेना। एक डाटा मैं लिख रहा हूँ, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, इस तरह से। सबसे ज्यादा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे ज्यादा होता है डायमंड का, याद रखना आप लोग, लिख लो अच्छे से। डायमंड, डायमंड का कितना होता है, डाटा भी आपको याद रखना है, 2300 वाट पर मीटर केल्विन। और इसके साथ साथ ये यूनिट भी याद रखना है आपको। जैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी आएगा आप वाट पर मीटर केल्विन करोगे, ओके। और ये आपका हाईएस्ट है। इसके बाद आपको सिल्वर का याद रखना है। सिल्वर का ऑप्शन में डायमंड नहीं रहता है क्योंकि डायमंड जो है सो अंडरस्टूड है कि वो सबसे ज्यादा हाई होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 डाटा ऐसा देगा जिसका थर्मल कंडक्टिविटी का रेंज जो है वो एक दूसरे से क्लोज होता है। तो सिल्वर का होता है 405 वाट पर मीटर केल्विन। ये जो डाटा है थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग कंसीडर किया जाता है। कॉपर, कॉपर का होता है 385 वाट पर मीटर केल्विन। और एक होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो इसका कितना होता है, इसका होता है 200 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये 3 जो आप देख रहे हो ना, ये 3 देता है ऑप्शन में, ये 3 ऑप्शन में देता है। और लोग जो है सो एल्यूमिनियम समझ जाते हैं, कोई कॉपर समझ जाते हैं, कोई सिल्वर समझ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जब सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम रहेगा तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर का होता है। और अगर डायमंड ऑप्शन में रहेगा तब तो अंडरस्टूड है कि डायमंड का होता है। और एक आप लोग इसका लिख लो, एयर का, एयर का लिख लो थर्मल कंडक्टिविटी। एयर का होता है 0.024 वाट पर मीटर केल्विन। ये कितना अच्छा बात है ना, भगवान जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। एयर का थर्मल कंडक्टिविटी देखो कितना कम है। अगर एयर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता, एयर कंडक्टर हो जाता, तो अपन लोगों का फिर क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपको डायमंड का, सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का और एयर का पांचों का डाटा याद करना है। डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमेशा इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी किसके लिए क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, ये सारा। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो और वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना कुछ भी समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।